प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल, सहआचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी कल की कक्षा में पढ़ा था कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ और उसका घटनाक्रम क्या रहा, उसका कार्यक्रम क्या था। आज हम चर्चा करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या रहा, हमारे देश के इतिहास में उसका क्या महत्व है। जैसा कि पंडित नेहरू ने कहा है कि 1857 की क्रांति के बाद यह पहला अवसर था जब विशाल संख्या में लोगों ने ब्रिटिश सत्ता को शक्तिपूर्वक लेकिन निरस्त्र होकर चुनौती दी। क्योंकि उग्र आंदोलन बहुत जल्दी समाप्त हो गया और जन क्रांतियाँ ऐसी ही हुआ करती है, उनमें उग्रता तो होती है परंतु स्थायित्व नहीं होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख परिणाम निम्न प्रकार से हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला महत्वपूर्ण परिणाम था कांग्रेसी नेताओं की नज़रबंदी। जैसा कि कल हमने बात की थी कि 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके संदर्भ में सभा हो रही थी, लेकिन सवेरे होते होते ही 9 अगस्त को इसके सभी प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि प्रांतीय और स्थानीय इकाइयों के नेताओं को भी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कांग्रेस को एक अवैध संस्था घोषित कर दिया गया और इसके तुरंत बाद जो है विद्रोह का विस्फोट हुआ और लोगों ने नेताओं की अनुपस्थिति में स्वतः स्फूर्त होकर आंदोलन करना शुरू कर दिया। और जैसा कि बताया था कि उन्होंने जो भी प्रतीक चिन्ह थे सरकारी संस्थाओं के, उन सब के समाप्त करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। एक परिणाम इसका ये रहा कि ये एक नेतृत्वहीन क्रांति थी। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि इस आंदोलन के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ऐसी स्थिति में आम जनता के सामने कोई लक्ष्य नहीं था कि उन्हें करना क्या है, उन्हें कोई बताने वाला नहीं था, उन्हें कोई निर्देश देने वाला नहीं था कि उन्हें क्या आंदोलन में किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से अगस्त क्रांति एक तरीके से नेतृत्वहीन क्रांति हो गई थी। एक परिणाम ये निकला कि हिंसात्मक आंदोलन। यद्यपि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और वे अपने आंदोलन को अहिंसात्मक बनाना चाहते थे, और जैसा कि हमने असहयोग आंदोलन में देखा था कि जब चोरी चोरा कांड हुआ और अन्य हिंसात्मक घटनाएं हुई तो गांधी जी ने तुरंत आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वो हिंसा नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन उनके जेल चले जाने के बाद तथा योग्य नेतृत्व के अभाव में 1942 का आंदोलन हिंसात्मक बन गया और जनता तथा सरकार दोनों ने ही हिंसात्मक कार्य करने शुरू कर दिए। एक परिणाम ये निकला कि सरकार की सत्ता को धक्का लगा। भारत छोड़ो आंदोलन से ब्रिटिश सरकार की सत्ता को बहुत बड़ा धक्का लगा। अनेक स्थानों पर सरकार की सत्ता कुछ समय के लिए समाप्त हो गई और कई स्थानों पर जनता ने समानांतर सरकार की स्थापना कर ली। और ये पहली सरकार जो समानांतर सरकार बनी थी वो बनी थी बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में। चीतू पांडे अपने को गांधीवादी कहते थे। उनकी सरकार ने कलेक्टर से सारे अधिकार छीन लिए और सभी गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया, लेकिन उनका प्रभुत्व ज़्यादा समय तक कायम नहीं रह पाया। एक सप्ताह बाद जब ब्रिटिश सैनिक वहां पहुंचे तो उन्हें वहां एक भी नेता नहीं मिला। बंगाल के मेदिनीपुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को जातीय सरकार यानी राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। उसका अस्तित्व सितंबर 1944 तक कायम रहा। तामलुक में गांधीवादी रचनात्मक काम और जन आंदोलन काफ़ी हुए थे। जातीय सरकार ने तूफान राहत का काम चलाया, स्कूलों को अनुदान दिए और एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन भी किया। आपस में समझौता करने के लिए अदालतें बनाई गई और धनी लोगों का अतिरिक्त धन गरीबों में बांट दिया गया। क्योंकि तामलुक की भौगोलिक स्थिति अलग थलग थी, अतः वहाँ की स्वाधीन सरकार कुछ लंबे समय तक चल पाई। महाराष्ट्र के सतारा की समानांतर सरकार सबसे ज़्यादा दीर्घजीवी साबित हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से ही ये क्षेत्र काफ़ी सक्रिय रहा था। आंदोलन के पहले चरण में सरकार के स्थानीय मुख्यालयों में हजारों लोगों का जुलूस निकाला गया। इसके बाद भीतरघात, डाकघरों पर हमला, बैंकों की लूट, टेलीग्राफ के तारों को काट देना आदि का सिलसिला शुरू हुआ। वाई.बी. चौहान यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। उनका अच्युत पटवर्धन तथा अन्य भूमिगत नेताओं से भी संपर्क था, लेकिन 1942 के अंत तक लगभग 2000 लोगों को गिरफ्तार कर लिए जाने से जन आंदोलन की गति रुक गई। 1943 की शुरुआत से भूमिगत कार्यकर्ताओं ने अपने को पुनर्संगठित करना प्रारंभ किया और लगभग 6 महीनों में उनका संगठन तैयार हो गया। समानांतर सरकार की स्थापना की गई। नाना पाटिल इसके महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। इस दौर में सरकार से सहयोग करने वालों
लोगों और मुखबिरों तथा छोटे अफसरों पर हमला किया गया और रॉबिन हुड शैली में बैंक डकैतियां डाली गईं। न्यायदान मंडल या जन अदालतें शुरू की गई, शराबबंदी लागू कर दी गई तथा गांधी विवाहों का आयोजन हुआ जिनमें कोई तड़क भड़क नहीं होती थी तथा अछूतों को भी आमंत्रित किया जाता था। गांवों में पुस्तकालय खोले गए। औंध के राजा ने, जिसके राज्य का संविधान गांधी जी द्वारा तैयार किया गया था, इन सब में काफ़ी मदद उनके द्वारा की गई। पूर्ववर्ती आंदोलन की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भी युवा वर्ग काफ़ी सक्रिय रहा। स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों का उत्साह देखते ही बनता था। महिलाओं ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खास तौर पर छात्राओं ने। अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी ने भूमिगत कार्यवाहियों के संगठन का काफ़ी काम किया और उषा मेहता उस छोटे समूह की महत्वपूर्ण सदस्य थी जो कांग्रेस रेडियो चलाता था। पुलिस दमन झेलते हुए भी लंबी लंबी हड़तालें कर मजदूरों ने भी महत्वपूर्ण कुर्बानी दी। देश भर के किसान, चाहे वे अमीर हों या गरीब, इस आंदोलन की जान थे। पूर्वी युक्त प्रांत और बिहार, बंगाल का मेदिनीपुर, महाराष्ट्र में सतारा, आंध्र, गुजरात और केरल में उन्होंने विशेष सक्रियता दिखाई। बहुत से छोटे जमींदारों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया, खासकर युक्त प्रांत और बिहार में। बड़े जमींदारों ने तटस्थता का रुख अपनाया और सरकारी दमन में सहयोग नहीं दिया। दरभंगा के राजा ने, जो काफ़ी बड़े जमींदारों में से थे, न केवल सरकार को अपने सशस्त्र लोगों की सेवाएं देने से इनकार कर दिया, बल्कि गिरफ्तार लोगों की मदद भी की। यानी हम देखते हैं कि आंदोलन की एक विशेषता यह भी रही कि किसानों ने मौका मिलने के बावजूद जमींदारों के खिलाफ हिंसा नहीं कर अपनी गतिविधियों का लक्ष्य ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को ही बनाया। ये भी सच है कि भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम समाज का भागीदारी बहुत उल्लेखनीय नहीं रही, लेकिन इसमें भी संदेह नहीं है कि मुस्लिम लीग के समर्थकों ने मुखबरी नहीं की आंदोलनकारियों की, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर भूमिगत कार्यकर्ताओं को शरण ही दी। कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, जो इस बात का प्रतीक था कि भले ही आंदोलन में मुस्लिम जनता में उत्साह नहीं जगाया हो, पर कोई रोष भी उनमें पैदा नहीं किया। भारत छोड़ो आंदोलन का एक परिणाम ये भी रहा कि ब्रिटिश सरकार व मुस्लिम लीग परस्पर निकट आने लगे और इस आंदोलन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ने यद्यपि आंदोलन का बहिष्कार किया था, लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर के सैकड़ों कम्युनिस्टों ने इसमें हिस्सेदारी की। इन कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के उग्र फांसीवाद विरोध से पूरा लगाव था, फिर भी ये आंदोलन के जादू से अछूते नहीं रह सके, खास तौर पर शुरुआत के दिनों में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी रहा। अब हम चर्चा करना चाहूँगी मैं आपसे कि इस आंदोलन का महत्व हमारे इतिहास में क्या है। यद्यपि 1942 की चिंगारियाँ धूम्रा अवसान हो गई, लेकिन इस आंदोलन का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगी कि यद्यपि सरकारी दमन नीति से लोगों को शांत कर दिया गया, लेकिन आंदोलन असफल नहीं रहा। सबसे पहला महत्वपूर्ण परिणाम तो ये हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष अब केवल कुछ संस्थाओं या दलों तक सीमित नहीं रह गया। सामान्य व्यक्ति तथा जन समूह भारतीय स्वतंत्रता के लिए जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। ये इस बात के स्पष्ट लक्षण थे कि भारतीय जनता अंग्रेजी नियंत्रण से मुक्त होने के लिए व्याकुल थी। डॉक्टर ताराचंद के अनुसार इस आंदोलन ने अंग्रेजी युद्ध प्रयत्नों को काफ़ी सीमा तक प्रभावित किया। चूँकि विद्यार्थियों इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो पूर्वी भारत में यातायात के साधनों में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। साथ ही सैनिकों के लिए कुछ आवश्यक चीज़ों की कमी भी हो गई, जैसे हड़तालों के फलस्वरूप खाकी कपड़े का उत्पादन 45% तक तथा चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन लगभग 50% कम हो गया। सूती धागा, सिगरेट के कागज़ के उत्पादन पर भी इसी प्रकार प्रभाव पड़ा। यह भी संभव है कि बर्मा के मोर्चे पर ब्रिटिश सेना की हार में 1942 ईस्वी का आंदोलन कुछ सीमा तक उत्तरदायी रहा हो। भारत छोड़ो आंदोलन अपने मूल लक्ष्य ब्रिटिश शासन की समाप्ति को तात्कालिक रूप से तो प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इस आंदोलन ने भारत की जनता में ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी जिसके कारण ब्रिटेन का भारत पर लंबे समय तक शासन कर सकना अब संभव नहीं रहा। विद्यार्थियों, अनेक इतिहासकार जो है इसके महत्व के बारे में लिखते हैं, जिसमें AC बनर्जी कहते हैं कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अधिराज्य की पुरानी मांग सर्वथा समाप्त हो गई और इसका स्थान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने ले लिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद भी कहते हैं कि अगस्त क्रांति का अत्याचार और दमन के खिलाफ भारतीय जनता का विद्रोह था और इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में बैस्ले के पतन या सोवियत रूस की अक्टूबर क्रांति
से की जा सकती है। यह क्रांति जनता में नवीन उत्साह तथा गरिमा की सूचक थी। इस आंदोलन से उत्पन्न चेतना के परिणाम स्वरूप ही 1946 में जल सेना का विद्रोह हुआ, जिसने ब्रिटिश शासन पर भयंकर चोट की। भारत छोड़ो आंदोलन तथा कुछ अन्य तत्वों के परिणाम स्वरूप ही युद्ध के बाद अमेरिका तथा इंग्लैंड में लोकमत भारत के पक्ष में इतना ज़्यादा हो गया कि इंग्लैंड को विवश होकर भारत छोड़ना पड़ा। श्री अंबा प्रसाद के अनुसार भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय आज़ादी के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस आंदोलन से ये स्पष्ट हो गया कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के दिन अब इने गिने रह गए हैं और अब उसका खत्म हो जाना अवश्यंभावी है। वहीं डॉक्टर सुभाष कश्यप भी कहते हैं कि स्वाधीनता के लिए किया गया कोई भी प्रयास, कोई भी आंदोलन अथवा कोई भी त्याग कभी विफल नहीं जाता। अंतिम सिद्धि में उन सबका अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का भी भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान है। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो की ललकार के ठीक 5 साल बाद ही अंग्रेजों को भारत छोड़ देना पड़ा। जिस प्रकार 1857 की क्रांति मूलतः अंग्रेजी शासन के खिलाफ सिपाहियों का विद्रोह थी, उसी प्रकार 1942 का आंदोलन मूलतः युवा वर्ग का, मजदूरों का और विद्यार्थियों का विद्रोह था। भारत छोड़ो आंदोलन हमारे स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी चरण था। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण भिक्षावृत्ति का काल माना गया और दूसरा चरण स्वराज तथा औपनिवेशिक स्वराज्य और तीसरा चरण पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का लक्ष्य का काल था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में मांग नहीं की गई थी, वरन विद्यार्थियों, गांधी जी ने नारा क्या दिया था? करो या मरो, यानी या तो हम देश के लिए कुछ करेंगे या जो है अपना प्राण त्याग देंगे उसकी प्राप्ति के लिए। और अब नहीं तो कभी नहीं का संकल्प इसके दौरान किया गया। ये ब्रिटिश सरकार को उन्मूलित करने का क्रियात्मक स्वरूप था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन था और इसकी एक बहुत बड़ी खूबी यह रही कि इसके द्वारा आज़ादी की मांग राष्ट्रीय आंदोलन की पहली मांग बन गई। भारत छोड़ो के बाद अब पीछे मुड़ना नहीं था। ब्रिटिश सरकार से भविष्य में जो भी बातचीत होनी थी उसमें सत्ता के हस्तांतरण का सवाल आना ही था और इस सवाल पर कोई मोल भाव नहीं किया जा सकता था, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद स्पष्ट भी हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है और इसके क्या परिणाम निकले और क्या महत्व है उसकी चर्चा मैंने आपसे विस्तृत रूप से की। और हम देखते हैं कि समाज का हर तबका इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सैनिक हो या आम जनता हो, जमींदार हो, युवा वर्ग हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, महिलाएं हो या पुरुष हो, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जो इस आंदोलन से अपने आप को दूर रख पाया हो, क्योंकि आंदोलन को एक दीर्घ काल बीत चुका था। हमने देखा उदारवादी युग कांग्रेस का, उग्रवादी युग और अब जो है गांधीवादी युग, और अंततः अंग्रेज़ों से हमें मुक्ति पानी थी और जो हमारे नेता थे उन्होंने जो है इसके लिए और आम लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी और अंततः भारत छोड़ो आंदोलन के 5 साल बाद ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो सका। तो विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्व है, क्या उसका परिणाम है, निश्चित तौर पे आप समझ पाए होंगे। आपके कोई सुझाव है तो सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।